टाउन में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की शानदार इमारतों और पूजनीय देवी देवताओं की। तो तैयार हो जाइए, पहला सवाल आ रहा है। हमारा पहला सवाल सीधे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक स्थल से है, भोजशाला मंदिर। सवाल ये है कि इस मंदिर की मुख्य अधिष्ठात्री देवी कौन है? और सही जवाब है देवी सरस्वती। देखिए, राजा भोज ने जो ये भोजशाला मंदिर बनवाया था, वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि वो संस्कृत और ज्ञान का एक बहुत बड़ा सेंटर था। तो जाहिर सी बात है, वहाँ ज्ञान की देवी यानी सरस्वती की स्थापना ही सबसे ज्यादा सही लगती है ना? अच्छा, अब थोड़ा आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की बात करते हैं। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, उनका एक खास स्टाइल होता है जिससे नागर शैली कहते हैं। अब इन ऑप्शंस में से वो कौन सी चीज है जो इस स्टाइल का हिस्सा नहीं है? जवाब है गोपुरम। गोपुरम असल में दक्षिण भारतीय मंदिरों के बहुत बड़े और सजे धजे एंट्री गेट होते हैं। दूसरी तरफ उत्तर भारत के मंदिरों में ऊंचा टावर, जिसे शिखर कहते हैं, मुख्य देवता का स्थान यानी गर्भगृह और परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा पथ जैसी चीजें जरूर मिलती हैं। चलिए अब थोड़ा भारत से बाहर चलते हैं और बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्मारकों में से एक, बोरोबुदुर की। इसके बारे में जो बातें लिखी हैं, उनमें से सही कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये इंडोनेशिया के जावा में बना एक बहुत ही विशाल बौद्ध स्तूप है, जिसे 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश ने बनवाया था। यह स्मारक एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, धर्म और कला का गहरा असर था। तो अब इमारतों से आगे बढ़ते हैं और राजवंशों और साम्राज्यों की दुनिया में चलते हैं। हमारा दूसरा राउंड शासकों, उनके राज और उनके दौर के बारे में है। ये सवाल थोड़ा पेचीदा हो सकता है। ये प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य मगध के इतिहास से जुड़ा है। यहाँ 4 बड़े राजवंश दिए गए हैं। क्या हम इन्हें सही टाइमलाइन में लगा सकते हैं? चलिए सोचते हैं कौन पहले आया होगा। और ये रहा सही क्रम। सबसे पहले आते हैं हर्यंक वंश। उनके बाद नंदों ने सत्ता संभाली। फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और आखिर में जब मौर्यों का पतन हुआ तो शुंग वंश का उदय हुआ। इस क्रम से हमें यह पता चलता है कि मगध में सत्ता कैसे एक वंश से दूसरे वंश के पास गई। समय के साथ साथ ना पुराने शहरों के नाम भी बदल जाते हैं। ये सवाल बिल्कुल इसी पर है। क्या हम इन प्राचीन जगहों को उनके दूसरे ऐतिहासिक नामों के साथ सही मिला सकते हैं? तो स्रोत के हिसाब से दिए गए ऑप्शंस में से ये 3 जोड़ियां बिल्कुल सही हैं। मिसाल के तौर पर चारसद्दा, जो आज पाकिस्तान में है, वो प्राचीन गांधार राज्य की राजधानी पुष्कलावती हुआ करती थी। ऐसे नाम हमें पुराने भारत के भूगोल और उसके शहरों के बदलते रूप को समझने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अब थोड़ा प्राचीन भारत की टेक्नोलॉजी और खेतीबाड़ी पर भी नजर डालते हैं। ये जो शब्द है अर्घट, इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता था? सही जवाब है, ये पानी उठाने का एक उपकरण था। अर्घट मतलब एक तरह का रहट या पंचक्की, जिसमें एक पहिए से बाल्टियां बंधी होती थीं और उसकी मदद से कुओं या नदियों से पानी खींचकर खेतों तक पहुंचाया जाता था। सोचिए उस दौर के लिए ये कितनी बड़ी कृषि क्रांति रही होगी। और अब आ गया हमारा आखिरी राउंड, जो कला, साहित्य और दर्शन की दुनिया के बारे में है। ये हमारे ज्ञान की असली परीक्षा होगी। राजपूत पेंटिंग्स अपनी बारीक कारीगरी और चटक रंगों के लिए बहुत मशहूर हैं। पर क्या हम जानते हैं कि इन पेंटिंग्स के मेन सब्जेक्ट्स क्या होते थे? इन ऑप्शंस में से वो कौन से विषय हैं जो राजपूत कला में नहीं दिखाए जाते? सही जवाब है हमजा और बाबर के कारनामे। असल में ये विषय मुगल चित्रकला के हैं, राजपूत कला के नहीं। राजपूत चित्रकारों को तो कृष्ण की कहानियों और संगीत के अलग अलग रागों को तस्वीरों में ढालना बहुत पसंद था, जिन्हें रागमाला पेंटिंग्स भी कहते हैं। चलिए एक और जोड़ी मिलाने वाली पहेली। यहाँ कुछ जाने माने लेखक और उनकी रचनाएं दी गई हैं। इनमें से एक जोड़ी गलत है। क्या वो गलती पकड़ी जा सकती है? यहाँ जो गलत जोड़ी है वो है मेगास्थनीज इंडिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका, न कि इंडिया। बाकी तीनों जोड़ियां एकदम परफेक्ट हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित, अश्वघोष की बुद्धचरित और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, ये सब संस्कृत साहित्य के नायाब हीरे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एकदम रैपिड फायर राउंड। 2 सवाल हैं, पहला भारतीय सामंतवाद पर और दूसरा महान विद्वान अल बिरूनी पर। और ये रहे हमारे फाइनल जवाब।
भारतीय सामंतवाद के बारे में दिए गए दोनों ही कथन सही थे, जो उस समय की जमीन और राजस्व की व्यवस्था को दिखाते हैं। लेकिन अल बिरूनी के बारे में दिए गए कथन गलत थे। अल बिरूनी वाकई एक महान विद्वान थे, पर उनके बारे में कई गलत बातें भी फैली हुई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से पहले फैक्ट चेक करना कितना जरूरी है। तो ये थी हमारी आज की ऐतिहासिक प्रश्नोत्तरी। लेकिन इन सवालों और जवाबों से हटकर अगर हम सोचें तो ये हमें इतिहास के बारे में क्या सिखाते हैं? चलिए इस पर एक पल के लिए विचार करते हैं। हमने राजवंशों से लेकर कला तक और टेक्नोलॉजी से लेकर दर्शन तक का एक छोटा सा सफर तय किया। हर सवाल मानो अतीत में झांकने की एक खिड़की थी। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर अतीत की कोई एक चीज या कोई दस्तावेज खोजने का मौका मिले तो वो क्या होगा जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी मिल सके? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।